कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां सूरज की रोशनी को पहुंचने में ही 5 घंटे से ज्यादा लग जाते हैं और जहां तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। मतलब इतनी भयंकर ठंड कि पानी भी एक सेकंड के अंदर पत्थर से ज्यादा सख्त बर्फ बन जाए। आज के इस विश्लेषण में हम सौरमंडल के इसी सुदूर और रहस्यमयी हिस्से का सफर करने वाले हैं। ये कहानी है प्लूटो की और इसके उस अविश्वसनीय सफर की जो एक नौवें ग्रह के रूप में शुरू हुआ और फिर एक बौने ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट तक जा पहुंचा। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, बहुत ही दिलचस्प सफर होने वाला है। हम शुरुआत करेंगे 1930 में हुई नौवें ग्रह की जादुई खोज से। उसके बाद विज्ञान की उन 3 शर्तों को समझेंगे जिनकी वजह से प्लूटो का दर्जा बदला गया। फिर देखेंगे कि ये छोटी सी दुनिया असल में कितनी जटिल है और अंत में न्यू होराइजन्स मिशन के उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। चलिए सबसे पहले 1930 के उस दौर में चलते हैं जब नौवें ग्रह की खोज हुई थी। ये सिर्फ एक खगोलीय पिंड के मिलने की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी जिद और मेहनत की एक बेहतरीन मिसाल है। 248 पृथ्वी वर्ष। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। प्लूटो को सूरज का सिर्फ एक चक्कर लगाने में इतना लंबा समय लगता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर 1930 में इसकी खोज के वक्त कोई इंसान प्लूटो पर पैदा हुआ होता तो आज तक, जी हां, आज तक उसका पहला बर्थडे भी नहीं आया होता। ये अकेला आंकड़ा हमें बताता है कि हमारा ब्रह्मांड और दूरियां कितनी विशाल हैं। अब इस नौवें ग्रह को खोजना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। 1930 में एरिज़ोना की लोवेल ऑब्जर्वेटरी में 23 साल के एक युवा खगोल शास्त्री क्लाइड टॉमबॉग ने एक बेहद जटिल और मेहनत वाला तरीका अपनाया। उन्होंने अलग अलग दिनों में रात के आसमान की तस्वीरें लीं। फिर उन तस्वीरों को एक खास मशीन में डालकर बड़ी तेजी से आगे पीछे करके देखा। आइडिया बहुत सिंपल था। तारे अपनी जगह पर टिके रहते हैं, लेकिन अगर लाखों तारों की भीड़ में रोशनी का कोई एक बिंदु अपनी जगह बदल रहा है तो वही हमारा ग्रह है। और इसी जबरदस्त तरीके से प्लूटो दुनिया के सामने आया। प्लूटो का इतिहास इन 3 अहम पड़ावों पर टिका है। 1930 में जब इसकी खोज हुई तो इंग्लैंड की एक 11 साल की बच्ची विनीशिया बर्नी ने इसे प्लूटो नाम दिया। पूरे 76 सालों तक इसे शान से हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह माना गया। लेकिन फिर आया 2006 का वो ऐतिहासिक साल जब विज्ञान के नियमों ने इसका दर्जा हमेशा के लिए बदल दिया। और अंत में 2015 जब एक अंतरिक्ष यान ने पहली बार इस रहस्यमयी दुनिया को एकदम करीब से देखा। अब आते हैं उस मोड़ पर जिसने सब कुछ बदल दिया, ग्रह होने की वो 3 शर्तें। हुआ यूं कि 2006 में चेक गणराज्य के प्राग शहर में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसे IAU कहते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई। इसमें दुनिया भर के हजारों वैज्ञानिक और खगोलविद इकट्ठा हुए। मकसद बिल्कुल साफ था, बिना किसी पक्षपात के विज्ञान की भाषा में ये तय करना कि आखिर किसी चीज को ग्रह कहने के लिए उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इस मीटिंग में ग्रह होने के लिए 3 बेहद सख्त शर्तें तय की गईं। ये बिल्कुल एक पास या फेल टेस्ट की तरह थीं। रूल नंबर 1, पिंड को सूरज का चक्कर लगाना ही होगा। रूल नंबर 2, उसमें इतना वजन या द्रव्यमान होना चाहिए कि उसकी अपनी ग्रेविटी उसे खींचकर एक गोल आकार दे सके। और रूल नंबर 3, जो सबसे अहम था, उसे अपनी कक्षा या ऑर्बिट के आसपास का रास्ता बाकी बड़ी चीजों से साफ करना होगा। और यहीं से उस सवाल का जवाब मिलता है जो आज भी कई लोगों के मन में खटकता है। आखिर प्लूटो को बौने ग्रह का टैग क्यों दिया गया? आइए समझते हैं। जब हम एक असली ग्रह और प्लूटो की तुलना करते हैं तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक मुख्य ग्रह IAU की तीनों शर्तें पास करता है, वहीं प्लूटो पहली 2 शर्तें तो मजे से पास कर लेता है, सूरज का चक्कर भी लगाता है और गोल भी है। लेकिन वो तीसरे टेस्ट में फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्लूटो का ऑर्बिट कूपर बेल्ट नाम के इलाके से गुजरता है, जहां उसके जैसे हजारों और बर्फीले पत्थर मौजूद हैं। मतलब उसने अपने रास्ते की भीड़ को साफ नहीं किया है। इसे रोजमर्रा की जिंदगी के एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। एक मुख्य ग्रह बिल्कुल उस VIP की तरह है जिसके लिए पूरी सड़क खाली करा दी गई हो, उसका रास्ता एकदम साफ है। लेकिन प्लूटो उस आम इंसान की तरह है जो एक भीड़-भाड़ वाले बाजार से गुजर रहा है, जहां उसके आसपास और भी हजारों चीजें चल रही हैं। बस इसी भीड़-भाड़ वाले रास्ते ने प्लूटो का ग्रह होने का दर्जा छीन लिया। खैर, वर्गीकरण चाहे जो भी हो, प्लूटो एक बहुत ही जटिल और अद्भुत दुनिया है। आकार में छोटा होने के बावजूद इसके रहस्य किसी बड़े ग्रह से कम नहीं है। जरा इन आकारों की तुलना कीजिए। अक्सर हम सोचते हैं कि प्लूटो एक ग्रह था तो बहुत बड़ा होगा,
लेकिन सच्चाई ये है कि पृथ्वी के चांद का व्यास 3475 किलोमीटर है, जबकि प्लूटो सिर्फ 2374 किलोमीटर का है। जी हां, हमारा अपना चांद वास्तव में प्लूटो से काफी बड़ा है। प्लूटो इतना छोटा है कि अगर वहां सड़कें होती तो आप आराम से एक दिन में कार चलाकर इसका पूरा चक्कर लगा सकते थे। लेकिन छोटे आकार पर मत जाइए, इसकी खासियतें कमाल की हैं। इसकी कक्षा इतनी टेढ़ी मेढ़ी है कि 1969 से 1999 के बीच ये नेपच्यून से भी ज्यादा सूरज के करीब आ गया था। इसके 5 चांद हैं, जिनमें से एक शैरन इतना बड़ा है कि वैज्ञानिक इसे डबल प्लैनेट सिस्टम भी कहते हैं। और इसका वो अनोखा लाल भूरा रंग वो तब बनता है जब सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें प्लूटो के मीथेन से टकराती हैं और थॉलिन्स नाम के रसायन बनाती हैं। है ना एकदम साइंस फिक्शन जैसा। और फिर आया 2015 का वो साल न्यू होराइजन्स मिशन के साथ। इसी स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार दुनिया को प्लूटो का असली और साफ चेहरा दिखाया। 58,000 किलोमीटर प्रति घंटा। जरा सोचिए, न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट किसी बंदूक की गोली से भी तेज रफ्तार से अंतरिक्ष में उड़ रहा था। लेकिन हमारे सौरमंडल के विशाल आकार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इतनी भयंकर स्पीड से जाने के बावजूद इसे प्लूटो तक पहुंचने में 9.5 साल का लंबा वक्त लग गया। और जब वहां पहुंचकर इसने तस्वीरें भेजीं तो पूरी दुनिया देखती रह गई। प्लूटो कोई बोरिंग और मृत जगह नहीं निकली। वहां टॉम्बॉग रीजियो नाम का एक विशाल दिल के आकार का मैदान मिला जो पूरी तरह नाइट्रोजन की बर्फ से बना है। वहां 3 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ मिले जो पानी की बर्फ से बने हैं, और वो बर्फ इतनी ठंडी है कि चट्टान से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। और सबसे गजब की बात, इसका वायुमंडल सांस लेता है। सूरज के करीब आने पर बर्फ गैस बन जाती है और दूर जाने पर वापस सतह पर गिर जाती है। इन सब ने विज्ञान के सामने एक बहुत ही रोमांचक सवाल खड़ा कर दिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि प्लूटो के चट्टानी कोर से निकलने वाली रेडियोधर्मी गर्मी के कारण उस मोटी बर्फ के नीचे कोई तरल भूमिगत महासागर छिपा हो? हमारी पृथ्वी पर भी गहरे और अंधेरे समुद्रों में जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां रासायनिक ऊर्जा पर सूक्ष्म जीव जिंदा रहते हैं। तो क्या इतनी दूर उस कड़ाके की ठंड में भी जीवन की कोई गुंजाइश हो सकती है? यह विचार ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अंत में प्लूटो की ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। परिभाषाएं बदल सकती हैं, किताबों में ग्रहों की गिनती बदल सकती है, लेकिन अंतरिक्ष को समझने की हमारी जिज्ञासा कभी कम नहीं होती। विज्ञान कभी रुकता नहीं है, ये हमेशा कुछ नया सीख रहा होता है। प्लूटो ने साबित कर दिया है कि अंधेरे और दूरियों में भी ऐसी अद्भुत दुनियाएं छिपी हैं जो हमारे होश उड़ा सकती हैं। तो कौन जानता है, कल कौन सी नई खोज हमारे पूरे ब्रह्मांड को देखने का नजरिया फिर से बदल दे। अंतरिक्ष के उस गहरे सन्नाटे में अभी और कितने रहस्य हमारा इंतजार कर रहे हैं।